हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग अपने पार्ट बी का अकाउंट्स का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो टॉपिक है उसको करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपने ये समझना है कि एक कंपनी के फाइनल अकाउंट्स जिसमें बैलेंस शीट आती है उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए दोस्तों, कंपनी के लिए हमारा कंपनीज एक्ट 2013 जो एक्ट है वो चलता है। एंड कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्मेट्स जो हैं वो डिस्क्लोज करे गए हैं। ऑल्दो पहले ये फॉर्मेट्स आपके शेड्यूल 6 के अंदर बताए गए थे, पर वो शेड्यूल 6 अब शेड्यूल 3 जो है उसमें कन्वर्ट हो चुका है, राइट। तो जितने भी ये फॉर्मेट्स हैं वो सारे के सारे आपके शेड्यूल नंबर 3 के अंदर बताए गए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बात आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि फॉर्मेट कंपनीज एक्ट के कौन से शेड्यूल में बताए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे शेड्यूल 3 में। ओके, सो आज वाली क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट को कैसे मेमोराइज करना है आपने, बैलेंस शीट को कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है, और उसके जो कंटेंट्स हैं, उसके जो हेड्स हैं, उसके जो मेजर हेड्स हैं, जो सब हेड्स हैं, वो आपने कैसे क्लासीफाई करने हैं, राइट। आइए दोस्तों समझते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनी के अंदर इस तरह से बनाया जाता है कि वो अकाउंट कम लगे और स्टेटमेंट ज्यादा लगे। दैट्स वाई बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। तो फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। पर्टिकुलर के अंदर हम सारे कंटेंट लिखेंगे, नोट नंबर में हम नोट नंबर स्पेसिफाई करते हैं। अमाउंट यहां पे 2 दी गई है, वो इसलिए कि एक प्रीवियस ईयर की, एक करंट ईयर की। अभी हम फिलहाल अमाउंट की बात नहीं करेंगे। अभी हमें जो मेन चर्चा करनी है वो करनी है कंटेंट्स की एंड नोट्स की। ओके, तो आइए जरा इसको समझते हैं। यहां पे जो आपके पास बैलेंस शीट जो है, ध्यान रखिएगा, ये बैलेंस शीट आपकी वर्टिकल फॉर्मेट में। सर वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है? तो पहले जरा मैं आपको वो बता दूं। देखिए दोस्तों, आप अगर कोई भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो बैलेंस शीट 2 प्रकार से बनती है। एक फॉर्मेट होता है वर्टिकल फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट, और एक फॉर्मेट होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। कोई भी स्टेटमेंट 2 प्रकार से बनाई जाती है, एक वर्टिकल फॉर्मेट में, या फिर आप बनाए जाते हैं उसको अपने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। जो आपने अपनी ये बैलेंस शीट पढ़ी है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, दिस वन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। रीजन, क्योंकि यहां जो आपने ये कंटेंट्स लिखे हैं ना, वो इस फॉर्म में लिखे हैं, ये फॉर्म। इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है वो कहलाता है, राइट। वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है कि आपने अपनी लाइबिलिटी लिखी, उसके कंटेंट लिखे, टोटलिंग कर दिया। फिर आपने अपने एसेट्स लिखे, उसके कंटेंट लिखे, टोटलिंग कर दिया। क्योंकि आप यहां पे इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो इसलिए इसको वर्टिकल फॉर्मेट कहा जाता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ये शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट को वर्टिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। इसलिए मैं ये वाली बैलेंस शीट नहीं बना सकता, क्योंकि ये बैलेंस शीट आप कहां बनाते थे, याद करो, सोल प्रोप्राइटर के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, वहां पे ये बैलेंस शीट बनती थी। तो आपने ध्यान रखना है कि जो कंपनीज की बैलेंस शीट है वो शेड्यूल 3 में बताई गई है। किसमें? कंपनीज एक्ट 2013 में। एंड साथ ही साथ ये बात याद रखनी है कि ये जो फॉर्मेट है ये वर्टिकल फॉर्मेट है। रीजन, क्योंकि पहले लायबिलिटीज बताई जाती हैं एंड देन एसेट्स बताए जाते हैं। मैं 2-3 चीजों पे बहुत एम्फेसिस कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि ये 1 मार्क में पूछा जाता है। एक्ट कौन सा है, शेड्यूल कौन सा है, फॉर्मेट कौन सा है। तो फॉर्मेट वर्टिकल है, शेड्यूल 3 है, एक्ट कंपनीज एक्ट 2013। आइए दोस्तों फॉर्मेट को समझते हैं, क्या क्या फॉर्मेट के अंदर चीजें आएंगी। देखिए, तो बैलेंस शीट के अंदर हमारी 3 मुख्य चीजें होती हैं। उन 3 मुख्य चीजों को मैं आपको बता दूं क्या क्या है। हमारी बैलेंस शीट में एक होती है हेडिंग, हमारी बैलेंस शीट के अंदर एक होते हैं मेजर हेड्स, और एक होते हैं सब हेड्स। कई कई जगह पे मैं आपको सब हेड्स भी बताऊंगा। तो हमें पहले यह समझना है कि हेडिंग क्या है, मेजर हेड्स क्या है, सब हेड्स क्या है, सब हेड्स क्या है। आइए समझते हैं। आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो ये फर्स्ट में लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी, दिस इज नोन एज हेडिंग। ये आपकी हेडिंग है। जो ये बोल्ड में 1 और 2 में ये लिखे हुए हैं, ये आपके होते हैं मेजर हेड्स। एंड जो ये ABC में इनके अंदर लिखे हुए हैं, ये आपके होते हैं सब हेड्स, राइट। और देखिए, थोड़ा सा और देखेंगे। जैसे आप लोग बैलेंस शीट में यहां पे जाते हैं, ये जो आइटम्स हैं जो बोल्ड में लिखे हैं, ये आपके हैं मेजर हेड्स। इनके अंदर के जो आइटम है ये आपके हैं सब हेड्स।
अगेन ये आपके जो एसेट्स लिखे हैं रोमन में, ये आपकी हेडिंग है। तो एक बैलेंस शीट में जो हेडिंग होती है वो दो होती है, एक इक्विटी लायबिलिटी वाली, एक एसेट वाली। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, ये मेजर हेड है। ये एबीसी में जो आपके लिखे हुए हैं ये आपके सब हेड है। और अगर आप ध्यान से देखें ये एबीसी के अंदर भी जो ये 4 आइटम दिए हुए हैं ये हैं आपके सब हेड, राइट। तो एक बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं आपको क्लासिफाई करके बताऊं, हेडिंग होती हैं 2, मेजर हेड होते हैं 6, सब हेड होते हैं 22 और सब हेड होते हैं 4। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको बैलेंस शीट को मेमोराइज करने में आसानी हो। ऑल्दो हम मेमोराइज करने के लिए मैं आपको 1-2 टिप्स बताऊंगा, कुछ निमोनिक कोड्स भी बताऊंगा, आप उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हेडिंग है क्या, मेजर हेड्स क्या है, सब हेड्स क्या है, सब हेड्स क्या है। अगर इनको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, हेडिंग्स वो होती हैं जो ऐसे रोमन की फॉर्म में लिखी हुई है, जो सबसे टॉप में लिखा हुआ है। मेजर हेड्स वो हैं जो 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखी हुई है। सब हेड्स वो हैं जो A, B, C, D की फॉर्म में लिखे हैं। और सब हेड वो हैं जो इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास जो मेंशन करे गए हैं विद इन सब हेड्स, राइट। तो 2 हेडिंग्स हैं, मेजर हेड 6 हैं, सब हेड्स 22 और सब हेड्स आपके 4। आइए समझते हैं कि बैलेंस शीट को याद रखने का तरीका जो है वो क्या है, राइट। मैं आपको बैलेंस शीट पहले एसेट से याद करवाऊंगा एंड देन आपकी जो इक्विटी लायबिलिटी है हम उसको याद करते हुए चलेंगे। एसेट सेक्शन को पहले करना है। ये रही दोस्तों आपकी बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स आपके पास जो यहां पे बता रखे हैं। तो एसेट सेक्शन आपकी हेडिंग है, उसमें नॉन करंट एसेट आते हैं, करंट एसेट आते हैं। ये जो नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स हैं, दीज आर योर मेजर हेड्स। एंड इनके अंदर जो ए बी सी वाले आइटम्स लिखे हैं ये आपके सब हेड्स हैं। एंड उनमें भी जो ये विद इन सब हेड्स लिखा है ये आपके सब हेड्स हैं। तो याद कैसे करना है? सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। तो मैंने नॉन करंट एसेट्स को याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक कोड बना रखा है। मैं आपको वो निमोनिक कोड बताऊंगा, लेकिन निमोनिक कोड बताने से पहले मैं आपको यहां पे एक लॉजिक बता दूं कि ये इसी ऑर्डर में क्यों है, यहां सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो ये आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है ये परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है। परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? जिसमें आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर, ध्यान दीजिए, एक बैलेंस शीट बनाने के 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एक लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू। होता यह है कि हम बैलेंस शीट के अंदर 2 तरह से बैलेंस शीट बना सकते हैं, एक परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जो बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं वो परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, जिसका मतलब यह है कि हम परमानेंट चीजों को पहले लिखते हैं। इसीलिए मैंने नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स को पहले रखा, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स मेरे बिजनेस में सबसे ज्यादा परमानेंट है। मैं उन्हें बहुत इजीली नहीं बेचता। आप खुद सोचिए, कोई बिजनेस अपनी बिल्डिंग, अपनी ऑफिस, अपनी फैक्ट्री को इजीली नहीं बेचता। इसलिए हमारी बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट्स को पहले रखा गया है एंड जितने भी टेम्परेरी आइटम्स हैं वो लास्ट में आते हैं। लिक्विडिटी में क्या होता है? उल्टा, कि जो आइटम परमानेंट है वो लास्ट में आएंगे, परमानेंट लास्ट में आते हैं। यहां पे परमानेंस के अंदर क्या होता है? परमानेंट आइटम जो होते हैं, जो फिक्स्ड आइटम होते हैं, वो फर्स्ट आते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। देखिए बैलेंस शीट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपके नॉन करंट एसेट्स के आपने जो सेक्शन है वो आपने याद रखने हैं। तो मैंने इसके लिए निमोनिक कोड जो डिजाइन करा हुआ है वो निमोनिक कोड देखिए। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पहले से जानते हैं, बट स्टिल निमोनिक कोड है TICINDLO। व्हाट इज दिस? इसको समझना है। पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन समझिए। प्रोनाउंसिएशन है टिक्की एंड डोनट लो। टिक्की एंड डोनट लो। आपको डोनट नहीं पसंद, आप डोसा लीजिए। आपको डोसा नहीं पसंद, आप दही लीजिए। तो कुल मिला के टिक्की एंड डोनट लो। इस निमोनिक कोड से हमें याद रखना है कि हमारे नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, जिसमें T फॉर है टेंजिबल एसेट्स, I फॉर है इंटेंजिबल एसेट्स, C फॉर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड I फॉर है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद N से है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, D से डेफर्ड टैक्स एसेट, L से लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, O से अदर नॉन करंट एसेट्स, राइट। सो इस निमोनिक कोड से आपको इनका जो सीक्वेंस है वो याद हो जाएगा। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि निमोनिक कोड से सीक्वेंस तो याद हो गया, पर इनके अंदर चीजें आती क्या क्या है हमें वो भी समझना है।
तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारे वो एसेट्स आते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट? जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, आपने 11th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़े हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में हमारे वो एसेट्स आते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनके रिजल्ट्स को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, माइनिंग राइट्स। माइनिंग राइट्स होता है कि अगर आपके पास कोई कोल माइन है, कोई गोल्ड माइन है, तो उसमें माइन करने के अधिकार आपके पास हो, खुदाई करने के अधिकार आपके पास हो, वो माइनिंग राइट्स होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, वो सब भी इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आता है वो टेंजिबल एसेट जो अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। मान लीजिए बिल्डिंग अभी आपकी अधूरी बनी है, एक ही लेंटर डला है, उस पर एक ही फ्लोर बना है, बाकी फ्लोर बनने बाकी है, तो मैं उसे टेंजिबल एसेट्स में ना डाल के मैं उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डालूंगा, राइट? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, नाम ही सजेस्ट करता है ये वो इंटेंजिबल एसेट हैं जो अभी पूरे नहीं बने हैं, जो अभी भी प्रोसेस में है। जैसे पेटेंट्स के कागजात बनना बाकी है, गुडविल के कागजात बनना बाकी है, तो ये वो इंटेंजिबल एसेट होते हैं जो डेवलपमेंट में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर है, राइट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे वो एसेट्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट हमने ली है लंबे समय के लिए, जिन्हें हम 1 साल बाद कैश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डिवेंचर्स में, फिक्स डिपॉजिट्स में, ये जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग समय के लिए करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो है ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आएंगी। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या है? आपने एडवांस टैक्स भरा, मान लीजिए कि वो टैक्स आपने 50,000 भरा, लेकिन जब आपका टैक्स निकल कर आया तो वो निकल के आया 30,000, तो 20,000 आपको वापस मिलना है। इसको कहा जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट। कहने का मतलब एक ऐसा क्लेम आपको मिलना बाकी है फ्यूचर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्यादातर क्या होता है कि सरकार से हमें टैक्स का रिफंड मिलता नहीं है। सरकार हमें हमेशा ये कोशिश करती है कि वो उस क्लेम को आगे एडजस्ट कर देगी। जैसे 20,000 हमें इस क्वेश्चन में मिलने बाकी हो, वो मिलेंगे नहीं, हमें गवर्नमेंट कह देगी कि हम 20,000 आपके फ्यूचर में एडजस्ट कर देंगे। इसलिए इसको डेफर्ड टैक्स एसेट मान के हम अपने एसेट्स में शो करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस क्या चीज है? जब आप किसी को लोन देते हैं, किसी को एडवांसेस देते हैं जो कि रीपेबल होगा 1 साल बाद। ध्यान दीजिए, मैंने कहा लोन्स एडवांसेस आप दे रहे हैं, इसलिए ये एसेट है। बाकी अदर नॉन करंट एसेट्स, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक आइटम्स आते हैं, वो भी मैं आपको यहां पे डिस्कस करवाऊंगा। अदर नॉन करंट एसेट्स में मेनली वो आइटम आते हैं जो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, जिनको आपको राइट ऑफ करना बाकी है 1 साल बाद, उसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो आपने याद रखना है कि नॉन करंट एसेट्स के जो आइटम हैं उनको सीक्वेंस याद रखने के लिए आपके पास निमोनिक कोड है, और इनके अंदर के आइटम याद रखने के लिए जो मैंने बताई चीजें वो आएंगी। करंट एसेट्स को भी याद रखने का मैंने एक कोड बनाया हुआ, तो उसके भी पहले हम सीक्वेंस को आइए समझ लें। कैसे बनाया हुआ है वो देखिए दोस्तों, करंट वर्ड से उठा के बनाया करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आई आया, आई से बनाया इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में टीआर आया, टीआर से बनाया ट्रेड रिसीवेबल। जस्ट आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि आपने रिकॉर्ड कैसे करना है, राइट? दोबारा से, करंट वर्ड से उठा के करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आई आया, उससे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में टीआर आया, उससे बनाया ट्रेड रिसीवेबल। फोर्थ आइटम को आपको हमेशा याद रखना है कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होता है। कैसे याद रखना है उसका मैं तरीका बताता हूं। 4 वर्ड है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आएगा, ऐसे याद रखिए। आखिरी के 2 आइटम वही होंगे जो नॉन करंट एसेट के। यहां थे लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, तो यहां आ गए शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस। यहां अदर नॉन करंट एसेट्स, तो यहां अदर करंट एसेट्स। बन गए 6 आइटम, सिंपल। करंट से बनाया करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आई से बनाया इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में टी और आर आया, उससे बनाया ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है वो चौथे पे आता है, ये हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि 4 वर्ड है, चौथे पे आ गया। उसके बाद आखिरी 2 आइटम आपके वही हैं जो नॉन करंट एसेट्स के। वहां लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस है, यहां पे शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस आ जाएगा। वहां पे अदर नॉन करंट एसेट्स हैं, तो यहां पे अदर करंट एसेट्स आ जाएगा। दिस फार इज ऑल अबाउट आवर एसेट्स। ध्यान से देखिए, एसेट्स हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मेजर हेड है। एबीसी वाले जो आइटम आपने लिखे वो सब हेड्स, और उनके अंदर भी जो आइटम्स है वो आपके सब हेड्स। ओके, इक्विटी लायबिलिटी वाले सेक्शन को याद रखने के लिए भी कोई तरीका है, आइए वो समझते हैं। जब हम बात करते हैं इक्विटी लायबिलिटी की, तो इक्विटी लायबिलिटी आपकी हेडिंग है।
अब इस हेडिंग में जो सबसे पहला मेजर हेड आता है वो आता है शेयर होल्डर फंड्स। जिन दोस्तों ने, जिन बच्चों ने अपनी बुक 2 पढ़ी हुई है, शेयर्स डिवेंचर चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो वो ऑलरेडी इस बात को जानते होंगे क्योंकि वहां पे उन्होंने बैलेंस शीट सीखी होगी कि शेयर होल्डर फंड्स के अंदर हम शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को दिखाते हैं, राइट। तो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आपने ये 2 आइटम्स हैं, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व सरप्लस, आपने यहां पे ये 2 आइटम्स दिखाने हैं। अभी मैं बताऊंगा कि शेयर कैपिटल में क्या आता है, रिजर्व सरप्लस में क्या आता है, उसको अभी हम समझेंगे। बट फॉर द टाइम भी आप ध्यान रखिए कि शेयर होल्डर फंड्स पहला मेजर हेड है और उसके अंदर 2 आइटम आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। इसके अलावा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये चीज आपको सिर्फ याद नहीं करनी, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सीबीएसई या कोई भी आपसे यहां से सवाल नहीं पूछते। ये बस आपको पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर फंड में एक तीसरा आइटम आता है, शेयर वारंट मनी। क्या होता है शेयर वारंट मनी? कि आप जो अपने शेयर्स हैं जब आप उनको इशू करते हैं तो उनमें शेयर वारंट के लिए आपके पास कुछ पैसा आया हुआ होता है, वो पैसा आपका रिफंडेबल होता है, इसलिए वो आपके लिए एक तरह की लायबिलिटी होती है। दैट्स वाई हम उसे यहां पे आगे शो करके चलते हैं। सो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट भी एक तरह की लायबिलिटी है, इसलिए वो लायबिलिटी सेक्शन में जाती है। बट ऑल्दो आपने शेयर होल्डर फंड में सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व सरप्लस। दूसरा मेजर हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये मेजर हेड है, इसके अंदर कोई सब हेड नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि शेयर्स को अलॉट करने से पहले मेरे को शेयर्स का पैसा मिल चुका है, तो उस पैसे को हम यहां पे शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने लोगों से शेयर्स का पैसा ले लिया 1 करोड़, पर अभी तक उनको वो 1 करोड़ के शेयर्स दिए नहीं है, देन इट मींस कि ये मेरे लिए पैसा एक तरह की लायबिलिटी है, इसलिए वो यहां पे आके शो हो जाता है। तो इतना सेक्शन आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि इक्विटी लायबिलिटी हमारी हेडिंग है, उसमें शेयर होल्डर फंड पहला मेजर हेड है और उसमें 2 आइटम आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। तीसरा आइटम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, और जो ये सेकंड मेजर हेड है ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। दीज 2 आइटम्स आर नॉट रेलेवेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा मेजर हेड जो लायबिलिटीज के अंदर आता है वो है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटी के बाद करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटी को आपने याद रखना है सो दैट कि आप अपनी करंट लायबिलिटी को याद कर पाए। कैसे रखना है? नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अभी मैं समझाऊंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है। फिर आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेफर्ड टैक्स एसेट होता है, उसमें क्या होता है कि आपको सरकार से रिफंड मिलना बाकी है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है कि आपने पहले कम दिया होगा, लायबिलिटी ज्यादा निकल के आ गई, तो बचा हुआ आपको पे करना है। लेट्स से आपने एडवांस टैक्स भर दिया, लेट्स से 30,000, लेकिन जब लायबिलिटी निकल के आई टैक्स की वो आई 70,000, तो दोस्तों आपको 40,000 और भरना है, वो आपकी एक तरह की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। फिर आएंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आपने ये 4 का सीक्वेंस याद रखना है कि पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। उससे आपका ऑटोमेटिकली करंट लायबिलिटी याद होगा। कैसे? यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो यहां शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, यहां डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, टी वर्ड ध्यान रखिए, यहां पे टी वर्ड से आ गया ट्रेड पेबल। इधर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इधर अदर करंट लायबिलिटी आएगा, एंड यहां पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा। सो पूरी बैलेंस शीट में जो चीज आपको याद करनी है वो क्या है? एक नॉन करंट लायबिलिटी और पीछे वाला शेयर होल्डर फंड्स, दैट्स इट। आपने सिर्फ इतनी चीज याद करनी है, बाकी पूरी बैलेंस शीट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ओके, सो ये हमारे पास तरीका है। जब इक्विटी लायबिलिटी के हम अमाउंट डालते हैं तो टोटल लिख देंगे, जब एसेट के अमाउंट डालेंगे तो उसके नीचे भी हम यहां पे टोटल लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये टोटल आपस में मैच करना चाहिए। और ये वर्टिकल फॉर्मेट क्यों है? क्योंकि ये इस तरह से लिखा जा रहा है, राइट। सो दिस फार इज ऑल अबाउट कि आपकी बैलेंस शीट के कुछ कंटेंट्स हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन कंटेंट्स के अंदर जो आइटम्स आते हैं वो कौन कौन से आइटम्स आते हैं, मैं आपको वो यहां पे दिखाना चाहूंगा। रिवर्स ऑर्डर में मैं लेके जाऊंगा, पहले करंट एसेट को समझेंगे, फिर नॉन करंट एसेट, फिर करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, उससे आपको ये आइटम्स जो वो ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए दोस्तों जरा अंदर के सब कंटेंट्स को भी समझते हैं। सब कंटेंट को समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कुछ आइटम्स को यहां पे आपसे पूछा नहीं जाता, जैसा कि मैं बता रहा था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट, ये नहीं पूछा जाएगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कॉपीराइट पेटेंट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये आजकल पूछा जाता है,
तो इसको मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये भी नहीं पूछा जाता आपसे। बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी, ट्रीटमेंट ऑफ अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कमिटमेंट्स, ये आजकल आपसे पूछा जाता है, ये हम करेंगे। तो ये सारे वो आइटम्स हैं जिनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो इसके अंदर मैं आपको एक ये आइटम, एक ये आइटम और एक ये आइटम, ये जरूर कहूंगा, सजेशन दूंगा कि आप इसको याद रखिए, क्योंकि वाइल सीइंग प्रीवियस एग्जाम्स कहीं ना कहीं पे ये चीजें भी पूछ ली गई है, तो इसलिए हम इन ट्रीटमेंट्स को जरूर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज कोई भी आइटम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेपर में नहीं पूछा जाता। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कहां पर आता है। आइए कंटेंट समझते हैं। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे अपने करंट एसेट्स के लिए। मैंने बताया था करंट एसेट्स में सबसे पहला आइटम आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट से बना करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स में आती है हमारी सारी की सारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स जो रियलाइजेबल हैं विद इन 1 ईयर। मतलब आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं जनाब जिनको आप अपनी 1 साल के अंदर रियलाइज कर लेंगे। रियलाइज करने का मतलब क्या होता है कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहां पे आप बच्चों का ध्यान थोड़ा सा लेके जाऊंगा बिजनेस स्टडी की तरफ। आप अपनी बिजनेस स्टडी में इस साल पार्ट बी में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, जिन दोस्तों ने पढ़ लिया है, वो कनेक्ट कर पाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। भाई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें आप पैसा लगा के उनको 3 महीने के अंदर, मतलब 90 डेज के अंदर क्या कर लेते हो, कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट होती है जहां आपने पैसा लगाया और वो पैसा आपको 1 साल के अंदर मिल जाए, मतलब जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक का हो। तो इसके अंदर हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। जिन बच्चों ने करंट एसेट्स वाले कंटेंट नोट नहीं करे हैं वो साथ साथ जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं वो नोट करते हुए चल लेना। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? सर 1-2 एग्जांपल बताइए। जैसे कि हो गया ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, ये सब आप अपने बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे तो ये आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं। इन्वेंट्रीज नेक्स्ट होता है, आई से इन्वेंट्री बनाया। इन्वेंट्री पे मैं स्टार मार्क करूंगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक किसका? हमारी वर्क इन प्रोग्रेस का, इवन हमारे रॉ मटेरियल का, इवन हमारे फिनिश गुड्स का। यहां पे मेंशन नहीं करा गया तो मैंने बता दिया। स्टॉक आएगा किसका? वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या है? जिससे मैं चीजें बनाता हूं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? जो माल मेरा आधा बना है। और फिनिश गुड क्या है? जो पूरा बन चुका, राइट। इसके अलावा गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब है, मान लीजिए मैंने चेन्नई से सामान मंगाया पर वो सामान मेरे पास अभी तक पहुंचा नहीं है, रास्ते में है, तो ऐसे सामान को कहा जाता है गुड्स इन ट्रांजिट। जो सामान अभी तक मेरे पे पहुंचना बाकी है, तो वो भी इन्वेंट्री के अंदर आएगा। इसके अलावा है लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या होते हैं? जैसे हथौड़ा, पाना इत्यादि, जो हम फैक्ट्री के अंदर रखते हैं, जो हमारे इस्तेमाल होते हैं। ये दिखने में तो फिक्स एसेट्स की तरह होते हैं पर फिक्स एसेट्स है नहीं। अब यार हथौड़ा आप अपनी फैक्ट्री या दुकान में रखते हो, उसका काम फिक्स एसेट का थोड़ी ना है, लेकिन आप उसे कभी बेचते नहीं हो। वो इन्वेंट्री के अंदर आता है पर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो थोड़ा लंबे समय के लिए यूज होगा, राइट। तो लूज टूल्स के साथ आप लिखना चाहें लिख सकते हैं स्पेयर पार्ट्स, हैमर एक्सेट्रा, हैमर, नट्स, बोल्ट्स एक्सेट्रा, ये सब आपके यहां पे आएंगे। सो इन्वेंट्री को आपने अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि ये पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट इन्वेंट्री में टीआर आता है। टीआर में ट्रेड रिसीवेबल बना। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स और बिल रिसीवेबल आते हैं, राइट। फोर्थ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक्स इन हैंड, ड्राफ्ट्स इन हैंड ये आते हैं। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आएंगे, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, और साथ में आएंगे आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो रेडिली कैश में कन्वर्ट हो सकती है एट एनी टाइम। आप किसी भी वक्त आपका मन करे उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चीज क्या है? कैश और कैश के समान आइटम्स। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था एक बच्चे के स्कूल में, वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन्होंने बोला था एक्सप्लेन कैश इक्विवेलेंस, या फिर उन्होंने कहा कि कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता है ये बताओ। आप मानोगे नहीं, जो बच्चे ने कहा कि कैश इक्विवेलेंट्स में कैश आता है वो सब बच्चे गलत है।
दोस्तों बात को समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं मुझे कैश इक्विवेलेंट्स बताओ, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मेरे को कैश के समान आइटम्स बताओ, कैश मत बताओ। जब मैं आपसे कहता हूं प्लीज स्पेसिफाई द कंटेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आप उसमें कैश लिख सकते हैं। बट व्हेन आई सपोज टू आस्क, मैं जब आपसे कहता हूं कि सिर्फ कैश इक्विवेलेंट्स के कंटेंट बताओ, उसमें कैश छोड़कर बाकी आइटम लिखने हैं, जैसे बैंक बैलेंस, चेक्स इन हैंड, ड्राफ्ट्स इन हैंड, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो लॉजिक समझिएगा, टीचर आपसे कह रहा है कैश के समान आइटम्स बताओ, आप उसे कह रहे हो कैश, वो गलत हो जाएगा। तो कैश के समान आइटम्स में कैश नहीं आता, बाकी बचे हुए जो आइटम्स हैं वो आएंगे। ओके, इसके अलावा है आपका शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस। ये वो लोन्स हैं, वो एडवांसेस हैं जो मैंने किसी को दिए और मेरे को 1 साल के अंदर कैश में मिल जाएंगे। दोबारा से, ये वो लोन्स हैं, वो एडवांसेस हैं जो मैंने किसी को दिए और मुझे ये कैश के अंदर वापस मिल जाएंगे। कब? 1 साल के अंदर। अदर करंट एसेट्स, ये क्या चीज है? इसमें आते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आपको पता करंट एसेट्स होता है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या चीज है? वो इनकम जो मिलना बाकी है। इसके अलावा एडवांस टैक्स, यह आएगा। शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर टू बी अमोर्टाइज इन नेक्स्ट 12 मंथ। ये क्या चीज है, इसको समझिए। कोई भी ऐसी चीज जो अगले 1 साल के अंदर अंदर आपने राइट ऑफ करनी है, वो आपकी अदर करंट एसेट्स होती है। रीजन, उसका बैलेंस डेबिट होता है। आप कहेंगे सर अगर किसी चीज का बैलेंस डेबिट है तो क्या वो एसेट है? मैं कहूंगा वो एसेट नहीं है, पर अगर वो राइट ऑफ होना बाकी है तो तब तक मैं उसे एसेट्स में शो करके चल सकता हूं। याद करो, एक तरह के एसेट्स होते थे जिनको हम नाम देते थे फिक्टिशियस एसेट्स, जिनके एसेट्स होने पे ही डाउट है। तो ये जिस चीज पे मैंने ब्रैकेट लगाया है, ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स ही हैं। दोज एसेट्स जिनके एसेट्स होने भी डाउट है, ये असल में वो चीजें होती हैं जिनको आपने 1 साल के अंदर राइट ऑफ करना है। अभी तक राइट ऑफ करा नहीं है, पर आने वाले 1 साल के अंदर आप इनको राइट ऑफ करेंगे, राइट? तो वो चीज आपकी कहलाती है फिक्टिशियस एसेट्स। और मान लीजिए कि अगर 1 साल के बाद राइट ऑफ करना है तो फिर हम उनको नाम डाल देंगे किसमें? अदर नॉन करंट एसेट्स में। ओके, सो दिस फार इज ऑल अबाउट करंट एसेट्स। इसमें ये टर्म्स आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी वो समझेंगे। नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले है टेंजिबल। टेंजिबल के अंदर बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर, लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक जिनको नहीं पता, लाइफ स्टॉक का मतलब होता है कि आपके वो एसेट्स, जैसे आप कह लीजिए पोल्ट्री फार्म्स के अंदर जितने आप एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, राइट? जैसे बफेलो हो गया, काउ हो गया, शीप्स हो गए, ये सब। कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब टेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑल्दो मैंने आपको कुछ और भी बताए हैं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। माइनिंग राइट्स, लाइसेंसेस, इवन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं और लेट्स से ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, और मैं आपको बताऊं इसमें जो आपके पास आएंगे जितने भी प्रकार की आपकी परमिशंस होती हैं, जो आपको परमिशंस ग्रांट करी गई हैं कोई काम करने के लिए, वो भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। कैपिटल WIP में मैंने आपको बताया एक ऐसा टेंजिबल एसेट जो अभी भी बनना बाकी है, प्रोसेस में। इंटेंजिबल एसेट जिनके कागजात हमारे पास अभी भी पूरे नहीं बने, वो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो समझनी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आती हैं वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने 1 साल से ज्यादा के लिए करी है, जिनका मैच्योरिटी पीरियड हमारे पास जो है वो 1 साल से ज्यादा के लिए, राइट? इसमें आती है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर आपके पास आ सकते हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। डेफर्ड टैक्स एसेट में आपको समझा चुका हूं। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस क्या है? जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट आप देते हो किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को। गौर करो दोस्तों, आज की डेट में अगर आप इंटरनेट लगवाते हो, टेलीफोन कनेक्शन लेते हो, या कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी ले रहे हो, तो उसमें आप इन कंपनीज को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो। तो ये चीजें आप बेसिकली 1 साल के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये कई सालों के लिए इस्तेमाल करते हो। ऑल्दो जब आप उस चीज को बाद में हटवाओगे तो आपको ये रिफंड मिल जाएगा, इसलिए ये आपका एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस के अंदर जो है कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आपको कई सालों के बाद ये रिफंड हो जाएगा। एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेटा अदर करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास आते हैं फिक्टिशियस एसेट जिन्हें 1 साल के अंदर राइट ऑफ करना है। तो यहां पे वो फिक्टिशियस एसेट्स आते हैं जिन्हें 1 साल के बाद राइट ऑफ करना है। ऐसी चीजें जो राइट ऑफ होना बाकी है आफ्टर 1 ईयर, वो आएंगी आपकी अदर नॉन करंट एसेट्स में।
और ऐसी चीजें जो आपकी राइट ऑफ होना बाकी है विद इन करंट ईयर, वो आपके आएंगी अदर करंट एसेट्स में, राइट। लाइबिलिटीज में चेक करते हैं क्या क्या है। नॉन करंट लाइबिलिटीज, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आते हैं बड़े बड़े जो आपने लोन्स उठा रखे हैं, जैसे कि डिवेंचर हो गया, लोन फ्रॉम बैंक हो गया, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक दो आइटम और बताऊं, जैसे बॉन्ड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, ये सब आपकी जो है जितनी भी है ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। इसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर जो है वो लायबिलिटीज आती हैं जो इन चारों को छोड़कर है लेकिन पे एक साल बाद होगी। जो लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कंसीडर नहीं हुई बट स्टिल एक साल के बाद पे होगी, वो आपकी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। जैसे एग्जांपल अगर एक छोटा सा बताऊं, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पब्लिक डिपॉजिट्स को भी वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखा रहे हैं, पर आप पब्लिक डिपॉजिट्स को लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाएंगे, राइट। आप इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ही शो करते हुए चलेंगे। इसके अलावा एक्चुअली क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स जो है डिस्प्यूटेड ट्रीटमेंट है, अलग अलग बुक्स इसको अलग अलग ट्रीटमेंट में दिखाती हैं। आप पब्लिक डिपॉजिट्स को लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाएंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आता है, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर वारंटीज, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के प्रोविजन बनते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब क्या है, अपने एम्प्लॉय को जो आपने रिटायरमेंट पे चीजें देनी है, क्या क्या देना है, पेंशन फंड देना है, प्रोविडेंट फंड देना है, ग्रेचुटी देनी है, लीव सैलरी देनी है, जो भी चीज आप अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे देने का प्लान कर रहे हैं, उन सब चीजों के लिए अगर कोई प्रोविजन बनाया है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर काउंट होगा। एंड प्रोविजन फॉर वारंटी भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है। वारंटी के लिए प्रोविजन बनाते क्यों है वो समझिए। कंपनी आपको अपना सामान बेचते वक्त अलग अलग प्रकार की गारंटी और वारंटी देती है। तो वारंटी इसलिए दी जाती है कि अगर आपका सामान इतने टाइम पीरियड के बाद खराब हो गया तो हम इसका खर्चा उठा लेंगे, इसको ठीक करवा देंगे। जनरली वारंटी जो दी जाती है 1 साल से ऊपर के लिए दी जाती है, तो कंपनी जो इसका प्रोविजन बनाती है वो प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन में काउंट होता है, राइट। इसके अलावा करंट लायबिलिटी, उसमें क्या क्या है, पहला आता है आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आते हैं आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या कोई भी शॉर्ट टर्म लोन, डिमांड लोन्स भी आप यहां पे डाल के चल सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड पेबल के अंदर बिल्स पेबल और क्रेडिटर। अदर करंट लायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर में बहुत पूछा जाता है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। अच्छा, इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब क्या है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो ड्यू हो गया इसका मतलब ये पे करना बाकी है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो ड्यू नहीं हुआ इसका मतलब कि एक समय के बाद आउटस्टैंडिंग जो है वो बनेगा, फिर पे करना बाकी है। दोनों के दोनों चीजें आपकी अदर करंट लायबिलिटी में आती हैं। इसके अलावा कोई आपने इनकम एडवांस में रिसीव करी, अनपेड डिविडेंड है, अनक्लेम डिविडेंड है, वो यहां पे आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएंगे, कॉल्स इन एडवांस आएंगे, इंटरेस्ट दे रहा हूं जो वो आ जाएगा, राइट। कॉल्स इन एडवांस आपकी एक तरह की इनकम इन एडवांस ही होता है। शेयर्स के अंदर हम इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड आज की डेट में चेंज हो चुका है। आज की डेट में हम प्रपोज डिविडेंड को अपनी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज के अंदर शो करते हैं, क्योंकि मार्केट में AS4 इवेंट्स एंड कॉन्टिजेंसीज आवर बैलेंस शीट डेट जो है उसमें आ गया, तो इस चीज को आज की डेट में हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में शो करते हैं। सर एग्जाम में कहां पे दिखाना है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में दिखाना है, बैलेंस शीट में नहीं आता, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आता है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। बाकी आपको एसेट्स मैंने बता दिए हैं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कमिटमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं बता देता हूं। फोर्थ यहां पे पहले लिख देते हैं, प्रपोज डिविडेंड। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आते हैं हमारे पास क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, मतलब ये लॉ सूट कंपनसेशन की बात कर रहा है। लॉ सूट कंपनसेशन मतलब मैं कोई केस हार गया तो उसके लिए मुझे क्लेम देना पड़ेगा। गारंटीज गिवन बाय कंपनी, ये भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि गारंटी सिर्फ तब फुलफिल करनी पड़ेगी जब सामने वाला बंदा फेल कर जाए। अगर आपको नहीं पता तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो मुझे पे करनी पड़ती है तब जब एक इवेंट फ्यूचर में हो जाए। जैसे लॉ सूट कंपनसेशन है, भाई केस हारूंगा सिर्फ तभी तो पे करूंगा, केस हारा ही नहीं तो फिर क्यों पे करूंगा, ठीक है। उसी तरह से गारंटीज गिवन बाय कंपनी, गारंटी का पैसा भी मुझे सिर्फ तभी देना पड़ेगा अगर सामने वाला बंदा अनेबल हो पे करने के लिए। उसके अलावा बिल डिस्काउंटेड नॉट मैच्योर, याद करो आपने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा था अकेडमिक्स में। अगर आपने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया और मैच्योरिटी पे सामने वाला बंदा पैसा नहीं दे पाया बैंक को, तो यार वो पैसा तो आपको देना पड़ेगा ना बैंक को। तो ये भी एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि सामने वाले ड्रॉइंग ने बैंक को पैसा दिया या नहीं दिया।
अगर सामने वाले बंदे ने बैंक को पैसा दे दिया तो ये मेरी लायबिलिटी नहीं होगी, और सामने वाले बंदे ने बैंक को पैसा नहीं दिया यानी कि बिल बाउंस हो गया तो मुझे ये पैसा पे करना पड़ जाएगा। एंड प्रपोज डिविडेंड इज माई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, बिकॉज ये प्रपोज डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड है जो अभी सिर्फ प्रपोज करा गया है, पे नहीं करा गया, फ्यूचर पे डिपेंडेंट है कि पे होगा या नहीं होगा। कमिटमेंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछे जाते, बट स्टिल अगर आपको इसको बताना हो तो आप कर लेंगे। असल में ये कमिटमेंट्स भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के पार्ट ही होते हैं, बस ये शो अलग अलग करा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, कुछ आपने कॉन्ट्रैक्ट्स उठा रखे हैं जिनको अभी भी पूरा करना बाकी है। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, कोई शेयर्स है मान लो 10 रुपए के हैं लेकिन कंपनी ने अभी तक उन पे सिर्फ 7 रुपए मांगे हैं, 3 रुपए नहीं मांगे, तो ऐसी चीजें जितनी भी हैं वो भी आपकी कमिटमेंट्स के अंदर आनी है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, पर आपने नहीं दिए तो वो डिविडेंड इकट्ठा होता जाता है और कंपनी उसे आने वाले टाइम में देगी, इसलिए ये एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ये भी आपकी कमिटमेंट्स में कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में आते हैं। राइट, यहां तक दोस्तों हमने जितनी बात पढ़ी वो बैलेंस शीट की है। इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको कोई भी एक आइटम दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसका हेड, मेजर हेड बताइए और सब हेड बताइए, तो मैं आपको एक आध एग्जांपल जो वो बताऊंगा, आइए जरा उसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आते हैं, आपसे कहा जाएगा आइडेंटिफाई द मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो सबसे पहला उसने आपको बोला लोन्स प्रोवाइडेड रीपेबल ऑन डिमांड। ध्यान दीजिए, लोन प्रोवाइडेड है, ये एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। राइट, सो लोन्स प्रोवाइडेड रीपेबल ऑन डिमांड, हमारे जो ये लोन्स हैं ये हम लोगों ने जो है प्रोवाइड करे गए हैं, ये टेकन नहीं है। ओके, और साथ में आपके पास जो आपने ये चीज भी ध्यान रखते हुए चलनी है कि जब आप इनके ऊपर अपने आंसर्स को लिखेंगे तो आपने अजम्पशन भी देनी होती है। अजम्पशन कैसे? कई लोग लोन्स प्रोवाइडेड रीपेबल ऑन डिमांड को जो है वो इस तरह से कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने प्रोवाइडेड वर्ड पे आपको बताया तो कई लोग उसको रीपेबल वर्ड पे कंसीडर करते हैं। रीपेबल मतलब कि ये लायबिलिटी हो गया, तो आप अपनी अजम्पशन में लिखेंगे कंसीडरिंग दिस एज लोन्स टेकन, और अगर आप लिख रहे हैं लोन्स प्रोवाइडेड पे तो आप अजम्पशन में लिखेंगे कंसीडरिंग दिस एज लोन्स प्रोवाइडेड। अगर आप लोन प्रोवाइडेड लेंगे तो ये एसेट्स होगा और एसेट में शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में आएगा, करंट एसेट्स में। अगर आप इसको लायबिलिटी लेंगे तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा जो कि डिमांड लोन है। राइट, गुडविल आपके पास क्या है? मेजर हेड बनेगा आपके पास नॉन करंट एसेट्स, सब हेड बनेगा इंटेंजिबल एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स। कॉपीराइट पेटेंट्स अगेन नॉन करंट एसेट इंटेंजिबल एसेट्स। लूज टूल करंट एसेट इन्वेंट्रीज, बताया था आपको इन्वेंट्री में आता है। चेक्स करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके अलावा जनरल रिजर्व जितने भी होते हैं रिजर्व सरप्लस में आते हैं और शेयर होल्डर फंड्स में आएगा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड करंट एसेट इन्वेंट्री, और साथ में आपके पास डिबेंचर्स हैं रीपेबल आफ्टर 3 ईयर, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। राइट, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपने इस तरीके से अपने क्वेश्चन को जो है वो कवर अप करना है। ओके, सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि पार्ट बी का हम टॉपिक लेकर आएंगे, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। सी यू सून, टिल देन मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।